पे यूएस में अभी मोर देन 6 इयर्स हो गए। करंटली मैं डिलॉयट में हूँ और एज ए मैनेजर हूँ। तो पूरा देखता हूँ मैं AWS का। अभी तो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग चला गया, बट मैंने MPLS BGP OSPF जो ट्रेडिशनल होते थे साइट बिल्ड करना, फिर उसके बाद माइग्रेशन। अभी रिसेंटली मैंने क्लाउड फ्रंट का चेंज किया, वो मेरा भी एक्सपीरियंस इतना नहीं था, बट रिसेंटली वो किया हुआ है। और यही एक्सपीरियंस है मेरा टोटल। अभी मैं धीरे धीरे, और मेरे प्रोजेक्ट में ओपन शिफ्ट और कुबरनेटीज है, ओपन शिफ्ट है बेसिकली। अच्छा। तो इसी अपने नेटवर्क एक्सपीरियंस को जोड़ना चाह रहा था उसके साथ। यही नेटवर्क एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को जोड़ना है। हाँ। ईडब्ल्यूएस में आप अभी क्या करते हो? AWS में जो मेरा, वो भी लिमिटेड स्कोप है। कैसा लिमिटेड स्कोप है? VPCs, न्यू VPCs में जो सबनेट्स जो क्रिएट करने के बाद जो सर्विस एंड पॉइंट क्रिएट करना, और जो डायरेक्ट कनेक्ट की कनेक्टिविटी को राउट करना। हालांकि वो वन टाइम एस्टेब्लिशमेंट है। फिर VPN IPsec टनल क्रिएट करना, IPsec टनल कनेक्ट करके फिर पूरा राउटिंग करना। फिर कुछ SaaS सर्विसेज ली थी हमने, उसकी हम्म। कनेक्टिविटी बैकएंड से जो AWS एनवायरनमेंट में तो सर्विस एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करवा के लोकल कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। और मैं से पैलो अल्टो सिक्योरिटी पे भी काम करता हूँ। लाइक मेरा मेनली इन एंड आउट जो है वो इतना SME नहीं हूँ उस पे सिक्योरिटी पे, बट मेरा जो है पैलो अल्टो जो है एज लोकेशन पे है, तो वहां से जो इन एंड आउट होता है फायर AWS पे एंट्री होती है, वहां पे पैलो अल्टो के जो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल हैं, सारा कुछ है वहां पे। ज्यादा इश्यूज मुझे उसी के आते हैं ट्रबल शूटिंग करने के लिए, तो पैलो अल्टो से रिलेटेड आते हैं। तो ये पूरा डिजाइन है मेरा होल। तो उसको मैं पूरा चेक। हाँ। फिर ये कंटेनर वर्चुअलाइजेशन कुबरनेटिस की नीड कैसे पड़ गई आप? तो ऐसे पड़ी कि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। और लेवल बढ़ता जा रहा है, तो मेरे उसमें ओपन शिफ्ट के इश्यूज इश्यूज भी आते हैं, लाइक पॉड रिलेटेड। और इनग्रेस राउटिंग जो होता है, वो जो हम्म। कॉन्टैक्ट्स राउटिंग करता है। सो मुझे वो बड़े ऐसा लगता है कि मैं उसको कोरिलेट करूं तो नेटवर्किंग के कंसेप्ट में, तो मेरे को लगेगा कि तो वो लोग सिसऑप्स टीम है हमारी, जो सिसऑप्स टीम सिस्टम ऑपरेशन टीम है वो उसको करती है। और क्लाउड ऑप्स की टीम है जो जो अंडर लेके जो सर्विसेज VM या AMIs, और वो उसको इंस्टॉल करके जो भी रजिस्ट्री वजिस्ट्री, तो कई कई रूल्स के लिए इनेबल करने के लिए आता है हमारे पास कि भाई ये कुबरनेटिस के आए डॉट इसको इनेबल करना, रजिस्ट्री इनेबल करना, अपडेट पैच अपडेट के लिए सारा कुछ आता है। और कभी कभी ट्रबल शूटिंग होती है, तो जो लॉग देखना पड़ता है ना कि राउटिंग के किधर जा रहा है, किधर ड्रॉप हो रहा है। फ्यूज है, फ्यूज ओपन शिफ्ट का ही पार्ट है ना। बिल्कुल। फ्यूज, हाँ फ्यूज होता है। फिर ये जो सारे इश्यूज है ना, वो अपने लेवल पे तो मैं फायरवॉल लेवल पे चेक कर लेता हूँ, बट बाकी जो बैकएंड पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो हम्म। राउटिंग इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। क्योंकि तो इस, ट्रैफिक जब कुबरनेटिस के अंदर आ जाती है तो फिर कुबरनेटिस का अपना खुद का फायरवॉल होता है। हाँ, वो फिर मैं उस दर से हट उसपे जाता हूँ। कहीं ना लाइक कहीं मैं, ट्रबल आपको करना पड़ता होगा कि भाई मैंने अपना फायरवॉल तो चेक कर लिया, बट ये ट्रैफिक जब कुबरनेटिस के अंदर चली गई तो पॉड लेवल का अपना हाँ फायरवॉल, लॉग, हाँ वहां पे हाँ दिक्कत हाँ। आ जाती है कि भाई वो, क्योंकि वो कुबरनेटिस के अंदर तो पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर बराबर बेस्ड बराबर। फायरवॉल है हाँ। है ना? तो वो हाँ वो हमारी दूसरी टीम देखती है, बट आई फील कि वो भी इतना, क्योंकि ओपन शिफ्ट नया कंसेप्ट है उनके लिए भी, तो हम्म। उससे ज्यादा वो लोग अब स्ट्रांग हो चुके हैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं करता तो शायद मैं जल्दी उसको ग्रास्प करके इजीली कर लेता हूँ। तो कई बार क्या होता है, वो लोग मेरे पे पुश करते हैं। लाइक अभी जैसे एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें क्या है, क्लस्टरिंग। तो वो लोग क्या है, एग्जिस्टिंग क्लस्टर को यूज करके, एग्जिस्टिंग क्लस्टर सर्विसेज को ओपन शिफ्ट की यूज करके एक नया वेब वेब वेबसाइट दूसरे उसको देना चाह रहे हैं। बट फ्यूज पॉड नया क्रिएट करेंगे, बट क्लस्टर सेम यूज कर रहे हैं। तो वो मेरे पर पुश करी जा रहे हैं कि भाई इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और नेटवर्क से क्या बोल सकते हो। तो मैं नेटवर्क से तो बता सकता हूँ कि भाई VPC नया क्रिएट कर लो, VPC नया सबनेट नया बना लोगे तो तुम कर सकते हो। उसके बाद मुझे बट नॉलेज नहीं है कि उसके बाद आपको पॉड क्या, नॉलेज नहीं है। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। समझ तो गया। ये, और मेरे पास छुट्टियां पड़ी हुई हैं। लाइक एक जैसे आपको बताया, मेरे पास 1 महीने की भी पड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है कैरियर में। तो मैं हम्म। सोच रहा था
ऑलमोस्ट 4 महीने की थी, तो 1 महीना तो मैं इंडिया में अभी करके आया हूँ। तो 1 महीना बचा है मेरे पास, तो मैं इसको यूटिलाइज करना चाह रहा था, कुछ ना अच्छा, कुछ अपना नॉलेज एज ए एसएमई लेवल पे बढ़ाना चाह रहा था। ये है मेन मेन ओवरऑल ये था। कोई दिक्कत नहीं, आप अभी मेरे पास आए तो मैं आपको आपको पूरा मैंने एक्सपर्ट। देखा है आपका आपका मैंने काफी वीडियोस देखी है, मैंने फॉलो किए हैं, तो अ, जो जो अंडर वेरी क्लियर है। मेरे वो उसी टाइप का नॉलेज चाहिए, मैं उसी लेवल पे समझता भी हूँ। मुझे हाई लेवल थोड़ा कम समझ में आता है। तो आपका मैंने देखा वीडियो, तो तभी मैं आपके साथ टच में रहा, तो मैंने कहा चलो इसे फिनिश करते हैं। तो आपके 5 से 10 मिनट में थोड़ा सा लूंगा, पुरानी चीजों को कोरिलेट करूंगा, देन उसके बाद फिर मैं कुबरनेटिस में एंटर करूंगा, राइट। श्योर। तो सबसे पहले जो हर एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए, हर एक इंडस्ट्री को अगर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है पूरा डाटा सेंटर। और डेटा जी। सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चीजों को प्लानिंग करनी पड़ती है भाई, कि ट्रैफिक कितना आएगा, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग फिर आप इंफ्रा तैयार करते हो, राउटर्स लगाते हो, स्विच लगाते हो, सर्वर्स लगाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ड करते हो, फिर आप एप्लीकेशन डालते हो, फिर आप ऑटोमेशन लगाते हो। तो ये सारी चीजें प्रोसेस आपको करनी पड़ती थी, राइट। तो श्योर। पहले भी ये सारी चीजें होती हैं, आज भी ये सारी चीजें होती हैं, बट सही पहले है। और आज में क्या डिफरेंशिएट है। पहले ऐसा होता था कि हर एक सेटअप को करने के लिए ऑन प्रोमाइसिस सोर्स को यूज करते थे। ऑन जी। प्रोमाइस आप फिजिकल बिल्डिंग्स लेंगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरास, सर्वर्स, नेट मॉनिटरिंग टूल्स, एक्सवाइजेड सारी चीजें वहां पे सेटअप करते थे, राइट। उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती थी, आपके अपफ्रंट कॉस्ट जा रहे हैं। अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए अगर मेरे को इंफ्रा लगाने में 10 CR चाहिए, तो 10 CR आपके अपफ्रंट कॉस्ट चले गए। आपका बिजनेस स्टार्ट हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपका जीरो इनकम आ रहा, कोई मैटर नहीं करता, बट आपको पहले पहले 10 CR इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करेक्ट आज करेक्ट। इसलिए क्या हो गया, क्लाउड के आने के बाद आपको अपफ्रंट कॉस्ट आपके सेव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड प्रोवाइडर जो है, जो आपको वर्चुअली रिसोर्सेज देते हैं, ये आपसे कभी भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लेते। ये क्या बोलते हैं, आप आइए प्लेटफॉर्म सेटअप करिए, 1 मंथ के बाद हमें रेंट का पैसा देना, किसका? यूज केस का। तो पे एज हर यूज है। हाँ, तो पे एज यू गो, तो ये हर किसी को बेस्ट लगता है। तो इसलिए हर कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोजेक्ट, अगर किसी के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो माइग्रेट करके लेके जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो आप डायरेक्टली वहां पर सेटअप कर रहे हो। हम्म। But अभी तक अगर अगर हम लोग देखें आईटी इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से और आज तक होता क्या आ रहा है, आप कॉस्ट कट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कॉस्ट। यूज वही है, बट कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग किसकी वजह से हो रही है? टेक्नोलॉजी। जैसी नई टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट कटिंग, जैसी नई टेक्नोलॉजी, कॉस्ट कटिंग, है ना। पहले आपके करेक्ट। पास क्लाउड का सिस्टम नहीं था, क्लाउड प्रोवाइडर नहीं थे, एडब्ल्यूएस नहीं थे, माइक्रोसॉफ्ट एजूर नहीं था, जीसीपी नहीं था। आप लोकल इंफ्रा लगा रहे हो, लोकल इंफ्रा में आपको 10 CR लग रहा है। जैसे ही क्लाउड आया, आपका अपफ्रंट कॉस्ट बच गया, आपके 10 CR तो बच गए। और 10 CR के बाद, वो 5 इयर्स के बाद वापस रीसेटअप करना, तो वापस आपको पैसा लगता था। यहाँ पर क्या हो गया सर, आपको री इंफ्रा तो लगाना ही नहीं है, एक बार आपने सेटअप कर दिया, बस आपको रेंट देना है, तो आपके कॉस्ट बच गए। तो पता करेक्ट। चले कि आप जहाँ पे 10 CR का सेटअप हो रहा था, वहां पे आपका 20 लाख पर मंथ बिल हो रहा है, और आपका बढ़िया चल रहा है। 10 लाख की बिलिंग बराबर। कर रहे हो, 50 लाख की बिलिंग कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 CR तक की कर रहे हो, बट आपको टेंशन बाजी नहीं है, राइट। अब जैसे करेक्ट। ही मार्केट में क्या हुआ, इसकी भी कॉस्ट कटिंग करने की बात आई, तो कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आ गया, जो कॉस्ट कटिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर हम लोग कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की थोड़ी सी बात करें, तो देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंफ्रा को तैयार करने में आपको 1000 सर्वर की नीड पड़ रही है, ठीक है, 10,000 ले लो। अगर आप 10,000 सर्वर्स कहीं पे भी यूज कर रहे हो, अगर आप ऑन प्रोमाइसेस में यूज कर रहे हो, तो 10,000 सर्वर्स को मैनेज करने के लिए आप सोचो कितने स्विचेस की नीड पड़ेगी, कितने राउटर्स की, कितने फायरवॉल्स की, क्योंकि और कितने केबल्स की नीड पड़ेगी, अगर हम नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। करेक्ट। जैसे जैसे सर्वर्स आपके स्केल होंगे, आपके बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर और भी आपके क्रिएट होते जाएंगे, करेक्ट। करेक्ट। राइट। नंबर ऑफ आईपीस चाहिए, सबनेटिंग चाहिए, नंबर ऑफ ट्रू। एंट्रीज राउटिंग में करनी पड़ेगी, फायरवॉल में करनी पड़ेगी, मैन पावर भी बढ़ता जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स ऑपरेटिंग। की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें, तो शायद राउटर्स भी कम नीड पड़ेगी, स्विचेस की भी नीड कम पड़ेगी, आईपी भी कम चाहिए, फायरवॉल में एंट्री भी कम चाहिए, हर चीज कम आपको चाहिए। करेक्ट। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? करेक्ट। करेक्ट। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इतने सारे सर्वर्स की नीड हमें क्यों पड़ती थी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है जो क्लियर करना, कि नंबर ऑफ सर्वर्स की नीड हमें क्यों पड़ रही है, और सर्वर को रिड्यूस कैसे किया जा रहा था। तो सर्वर की नीड हमें क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है, क्या है? एक आपके पास एप्लीकेशन है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी डेवलपर अगर कोई एप्लीकेशन तैयार करता है, तो उस एप्लीकेशन की एक
डिपेंडेंसीज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होती है कि भाई इतना उसे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं तो। करेक्ट। जैसे डॉक्टर अगर हमें कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड करता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको ना इतने मिलीलीटर पानी के साथ लेना है या मिल्क के साथ लेना है, इतनी क्वांटिटी करेक्ट। उसमें मेंशन होती है और उतने में ही आपको करना होता है। राइट, उससे ज्यादा में अगर आप ले रहे हैं तो वो आपका वाटर है, मिल्क है, वो वेस्टेज जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? करेक्ट। तो करेक्ट। कोई भी डेवलपर अगर कोई एप्लीकेशन बनाता है तो उस एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में ये चीजें मेंशन होती हैं कि ये एप्लीकेशन इस लेवल के हार्डवेयर पे रन होगा, और अगर इसके ऊपर इतना लोड आएगा तो इसको इतना हार्डवेयर और चाहिए। हार्डवेयर करेक्ट। अगर देखो तो किसकी बात कर रहा हूँ, रैम सीपीयू हार्ड ड्राइव। करेक्ट। राइट, तो अगर मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को रन होने के लिए मान लो अगर मुझे 10 MB रैम की नीड है और मुझे 2 कोर सीपीयू की नीड है, ठीक है, और मुझे 500 MB हार्ड ड्राइव की नीड है। अगर किसी भी एप्लीकेशन को रन होने के लिए उसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है 10 MB रैम चाहिए इनिशियल स्टेज में, लोड बढ़ेगा वो यस। अलग। इनिशियल स्टेज में क्या चाहिए, 10 MB रैम, 2 CPU चाहिए और 500 MB हार्ड ड्राइव चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन करेक्ट। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप जब कहीं पे लोड करते हो तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए सर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, राइट, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोड होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड होगा, हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर। तो एप्लीकेशंस को रन करने के लिए मेरी मेरी रिक्वायरमेंट क्या पड़ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई, हार्डवेयर की। अगर मैं नीचे की 2 लेयर हटा दूं, हार्डवेयर लेयर हटा दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर हटा दूं, और मेरे पास अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, तो मेरे को इन्हीं चीजों से फोकस है। मेरा फोकस सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को रन करने का। बाकी बैकएंड की 2 चीजें मुझे नहीं चाहिए। बट 2 चीजों की नीड मुझे अभी तक क्यों पड़ रही थी, क्योंकि इनके बिना मेरा काम नहीं हो रहा है, ये डिपेंडेंसी से पूरी पूरी। बट कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आने से क्या होता है कि आप नीचे की 2 लेयर हटा दो, डायरेक्ट आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ 5 मिनट के अंदर, ठीक है? करेक्ट। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, इस हार्डवेयर की जो अभी कैपेसिटी है, आप समझ लो 1 TB की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, और इसके अंदर आपका 512 GB रैम है और 32 कोर CPU है। ये हार्डवेयर है। इसके अंदर जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, 1 TB रैम है, 1 TB हार्ड ड्राइव है, 512 GB रैम है और 32 कोर CPU है, ठीक है। अब मुझे ये एप्लीकेशन इसमें रन करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। क्या करना है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हो तो सर्वर एडिशन आप यूज करोगे। अगर आप लिनक्स करेक्ट। की साइड जाते हो तो लिनक्स का आप यूज कर सकते हो, आरएचएल वर्जन या फिर फ्री वर्जन या फिर टेस्टिंग, वो डिपेंड करता है कंप्लीट होगा अपने, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये एप्लीकेशन को यहाँ पे लोड करूंगा, लेकिन आपने देखा है कि कई बार एप्लीकेशंस को रन करने के लिए भी एक प्री रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए .NET चाहिए या जावा चाहिए। आपने देखा होगा कई बार, अगर हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर पर्सनल लेवल का सॉफ्टवेयर अपने पर्सनल पीसी पे इंस्टॉल करते हैं तो उसको भी इंस्टॉल होने के लिए आपको क्या बोलता है कि आपको इसमें .NET चाहिए, करेक्ट। राइट, या जावा चाहिए, XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। तो ये एप्लीकेशन को इस पे लोड करने के लिए मान लो यहाँ पे मुझे जावा की नीड पड़ी और जावा 1.0 चाहिए। क्या चाहिए, जावा 1.0, ठीक है। उसके बाद यप। मैंने इसमें क्या किया, एप्लीकेशन को लोड किया अपनी। अब ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है। अभी ये एप्लीकेशन इनिशियल स्टेज में क्या हार्डवेयर यूज कर रही है, 10 MB रैम, 2 CPU और 500 GB हार्ड ड्राइव, ये यूज कर रही है इनिशियल स्टेज। आपने पूरे हार्डवेयर पे रैम कितना दिया है, 512 GB, हार्ड ड्राइव कितनी है, 1 TB, सीपीयू कितना है, 32 कोर सीपीयू आपने दिया है। यूज कितना कर रहा है एप्लीकेशन, 2 कोर सीपीयू, 10 MB रैम, 500 MB हार्ड ड्राइव। बाकी के हार्ड ड्राइव। हार्डवेयर क्या हो रहा है, वेस्टेज जा रहा है। बेस्ट। क्या करें,
हाँ, मानते हैं कि अगर हमारी एप्लीकेशन पे लोड बढ़ेगा तो यूज होगा, लेकिन अगर लोड नहीं बढ़ा तो वेस्टेज है। कब लोड बढ़ेगा कुछ नहीं पता। करेक्ट। तो ये जो हार्डवेयर आपके वेस्ट हो रहे थे, आप चाहो तो इस हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सकते हो, बट कैसे? मान लो आपने दिमाग लगाया कि मेरे पास सेकंड एप्लीकेशन है, मैं क्या इसके ऊपर सेकंड एप्लीकेशन चला सकता हूँ? आप चलाने को चला लो, बट बाद में पता लगता है कि सेकंड एप्लीकेशन को भी रन करने के लिए उसकी भी प्री रिक्वायरमेंट एक सॉफ्टवेयर है जो जावा 2.0 है। फेलियर। तो आपके पास तो ऑलरेडी जावा 1.0 इंस्टॉल है। अब अगर यहाँ पे आप जावा 2.0 इंस्टॉल करते हो, ये इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? बोलेगा जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको बोलेगा हम्म। जावा का वर्जन अपग्रेड करो। तो अगर आप वर्जन अपग्रेड करते हो तो 1.0 से 2.0 हो जाएगा। 1.0 करेक्ट। आपका हट गया। तो अगर 1.0 हट गया तो ये वाली एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज क्या थी? 1.0, ये बंद हो जाएगी चलना। करेक्ट। राइट? या तो एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक ही एप्लीकेशन आप रन कर पा रहे हो, है ना? या अगर करेक्ट। सेकंड एप्लीकेशन के लिए कोई और सॉफ्टवेयर होती लाइक डॉट नेट तो हो सकता था चल जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेम एप्लीकेशन पर वर्जन अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो जिसकी वजह से आपने क्या किया, इस हार्डवेयर के ऊपर आपने एक ही एप्लीकेशन रन किया, दूसरी एप्लीकेशन रन करने का सोचा भी नहीं आप। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। तो ये जो हार्डवेयर आपके वेस्ट हो रहे थे, हार्डवेयर को सेव करने के लिए क्या हुआ मार्केट में? आपका हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लॉन्च हुआ। जैसे VMware हो गया आपका, ओपन स्टैक हो गया, आपने सुना होगा हाइपर वी हो गया, जेन हो गया। ये सारे क्या है? हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है। और हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आने का क्या बेनिफिट हुआ कि आपको बोला जाता है कि आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड मत करो। पहले आप ये क्या करो? हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम VMware की बात करते हैं, तो किसी भी हार्डवेयर के ऊपर अगर हम ये वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि उस हार्डवेयर को हम पर्टिकुलर ब्रेक में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे करेक्ट। 1 TB हार्ड ड्राइव है तो मैं उनको 50-50 GB में ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 512 GB रैम है तो मैं इसको 1122 23 3 4 4 GB में ब्रेक कर सकता हूँ। कोर को मैं मिली कोर में ब्रेक कर सकता हूँ। ये फैसिलिटी मुझे मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन यूज करने से। राइट? करेक्ट। तो मैंने क्या करना है? अगर मार्केट में क्या हुआ, IT इंडस्ट्री में हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया, तो लोगों ने क्या किया? इस हार्डवेयर के ऊपर पहले OS ना इंस्टॉल करके क्या किया? हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन डाल दिया। करेक्ट। ठीक है? तो जैसे ही हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल किया तो अब आप क्या कर सकते हो? छोटे छोटे आप VMs तैयार कर सकते हो। क्या कर सकते हो? VM। मान लो यहाँ पर मैं एक वर्चुअल VM काटा और मैंने क्या किया? इसको 10 GB रैम दे दिया या 2 GB रैम दे दिया। मैंने इसको 20 GB हार्ड ड्राइव दे दी। मैंने इसको 5 कोर CPU दे दिया। लाइक फिर मैंने इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, अब इसके ऊपर मैंने जावा का 1.0 डाला और फिर मैं ये वाली एप्लीकेशन इसके ऊपर इंस्टॉल किया। तो ये एक डेडिकेट VM हो गई, डेडिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। बाकी के हार्डवेयर को मैं दूसरे काम के लिए यूज कर सकता हूँ। दूसरा काम मतलब मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को चलाना है, मैंने दूसरी VM बनाई, इसको भी मैंने डेडिकेट हार्डवेयर दिया, इस पे भी डेडिकेट OS डाला, इस पे भी जावा का 2.0 डाला और दूसरी एप्लीकेशन मैंने रन कर दी। दूसरी एप्लीकेशन भी इंडिविजुअल OS पे चल रही है, पहली एप्लीकेशन भी इंडिविजुअल OS पे चल रही है। इसका अपना अलग नेटवर्क है, इसका अपना अपना अलग नेटवर्क है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? तो हार्डवेयर बेस्ड करेक्ट। वर्चुअलाइजेशन से जो आपके हार्डवेयर वेस्ट हो रहे थे वो आपके बच गए। अब आप वेस्टेज नहीं जा रहे हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ? हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आने के बाद भी आप हार्डवेयर को उस तरीके से नहीं बचा पाए जिस तरीके से आपको सेव करना था। अभी भी वेस्टेज जा रहे हैं। क्या वेस्टेज जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने VM बनाई, इस VM को मान लो मैंने 4 GB रैम दे दिया, ठीक है, 20 GB हार्ड ड्राइव दे दिया और 5 कोर CPU दे दिया इस VM को। लेकिन आप देखो इस एप्लीकेशन को चलने के लिए तो 10 MB रैम की नीड थी। इस एप्लीकेशन को चलने के लिए 2 CPU की नीड थी, 500 MB हार्ड ड्राइव की नीड थी। बट आपने इस पे 20 GB हार्ड ड्राइव दिया है, 4 GB रैम दिया है, 5 कोर CPU दिया है। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन को लोड करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने के लिए भी मुझे हार्डवेयर चाहिए। करेक्ट। तो अभी भी वेस्टेज कहीं ना कहीं हो रहा है। और अगर आपने किसी भी VM को कोई भी हार्डवेयर आपने उसको अगर स्पेसिफाई कर दिया है, तो फिर उसको आप कहीं और स्पेसिफाई नहीं कर सकते, काट के नहीं दे सकते, वो उसको फिक्स हो गया। करेक्ट। आपने उसको क्या किया? फिक्स करके दे दिया। क्लियर है यहाँ तक?
करेक्ट। मेरा फोकस ये है कि मेरी एप्लीकेशन को जितना हार्डवेयर चाहिए मेरे को उतना ही हार्डवेयर दो। मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आने के बाद भी मेरी एप्लीकेशन को रन होने के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए मैं उससे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन कहाँ पे चलेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रन करने के लिए मुझे हार्डवेयर देना पड़ रहा है। क्लियर है? करेक्ट। फिर उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया। और सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आने से आपको ये चीजें मिल जाती हैं कि जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए ये उतना ही यूज करेगा, एक्स्ट्रा नहीं लेने वाला। सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आने के बाद, तो जैसे ही सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आया, तो ये सेम हार्डवेयर है मान लो। अब कहा जाता है कि इस हार्डवेयर के ऊपर आप क्या करो, हम्म, आप एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम डालो। क्या करो? आप एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, और इस सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद आप इसके ऊपर सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन की एप्लीकेशन डालो, लाइक डॉकर, पॉडमैन, बहुत सारे हैं। तो जैसे ही अगर मान लो मैंने डॉकर को इंस्टॉल किया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ सर? कंटेनर। यहाँ पर मैं कंटेनर क्रिएट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करूंगा, अब ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर कहता है कि मुझे कोई भी हार्डवेयर नहीं चाहिए, मुझे कोई भी रैम अभी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी हार्ड ड्राइव नहीं चाहिए, कोई भी सीपीयू मुझे नहीं चाहिए। सिंपल सा एक कंटेनर बनेगा। इस कंटेनर के अंदर आप एक लाइट वेट इमेज डिप्लॉय करोगे। लाइट वेट इमेज का मतलब क्या होता है कि उस इमेज के अंदर सिर्फ आपका एक सेल होगा, बाइनरी होगा, लाइब्रेरी होगा, बस। आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाकर देखें तो उसके अंदर भी क्या होता है, सेल, लाइब्रेरी, बाइनरी। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं जो हमारे नीड की नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, मैं सुबह आता हूँ और मेरा काम क्या होता है सर, पिंग करना होता है मुझे अपने डिफॉल्ट गेटवे की आईपी को। ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे की आईपी है, ठीक है। मेरा डेली बेसिस से काम है पिंग करने का, बस। ऐसे डिफॉल्ट गेटवे मेरे पास 50 हैं, और मुझे पिंग करना पड़ता है, और मेरा जो शिफ्ट होता है उसमें उसे मॉनिटर करना पड़ता है कि लेटेंसी लो आनी चाहिए। मतलब मेरा सुबह से शाम तक यही काम है। तो आप एक बात बताओ, इस लैपटॉप के अंदर मुझे इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। मुझे इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। मुझे इसका क्या काम है? मुझे इंस्टाग्राम का कोई काम है? नहीं है। ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे ये साउंड ड्राइवर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मैं गाने सुन रहा हूँ क्या, मूवी देख रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना। मुझे माइक की जरूरत है, नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीजें लोडेड है। मुझे सुबह आके ऑफिस में सिर्फ काम होता है इसकी कमांड प्रॉम्प्ट की, बस। एक की मेरा लैपटॉप विंडो लॉगिन हो जाए, और दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाए, जहां पे आके मैं अपने गेटवे को पिंग कर सकूं, राउटर को पिंग कर सकूं, सर्वर को पिंग कर सकूं, उनकी लेटेंसी चेक करूं, तो नेटवर्क से रिलेटेड थोड़ा डीबग के कमांड चल सके, बस। बाकी चीजें मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये स्टार क्या, ये मुझे नहीं चाहिए। ओपन वीपीएन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें और भी इसके अंदर लोडेड है जो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं ये सारे एप्लीकेशन रिमूव करता जाऊं, ये मैं रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दूं, ये रिमूव कर दूं, तो मेरा लैपटॉप के अंदर जो ओएस है वो और लाइट वेट होता जाएगा। जैसे जैसे वो लाइट वेट होगा वैसे वैसे मेरा लैपटॉप फास्ट चलेगा। कंफर्म है ये बात? तो जो कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर जो लाइट वेट इमेज होती है ना, उसके अंदर सिर्फ आपकी इनिशियल स्टेज की चीजें होती हैं, बस, जो आपकी जरूरत की हैं, जैसा आपको चाहिए। तो उसके अंदर सेल होगी, लाइब्रेरी होगी, बाइनरी होगी। उसका अगर आप साइज चेक करोगे तो पता लगेगा उस इमेज की साइज क्या है, 5 MB। क्या है? 5 MB, बस। और ये 5 MB की इमेज आप यहाँ पे डिप्लॉय कर दोगे। जैसे आप 5 MB की इमेज आप डिप्लॉय करते हो, तो अब ये कंटेनर को जितना रैम चाहिए ये उतना रैम बेस मशीन से पिक कर लेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर 5 MB की रैम, 5 MB स्पेस के साइज की इमेज डिप्लॉय करूंगा, तो पता लगता है कि इसको ना 2 MB रैम चाहिए, और 5 मिली कोर सीपीयू चाहिए, कोर भी नहीं, मिली कोर, और 10 MB हार्ड ड्राइव चाहिए। तो ये उतना ही स्पेस ले लेगा, उतना ही हार्ड ड्राइव हार्डवेयर लेगा। कहाँ से लेगा?
इसके अंदर जो मैंने सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर एप्लीकेशन ये उसको उतना ही हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। बाकी सारा हार्डवेयर साइड में अलग से रखेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? हम्म। उसके बाद मैं अपनी एप्लीकेशन इसके ऊपर लोड करूंगा। तो इसके अंदर मैं अपनी एप्लीकेशन लोड करने से पहले मैंने जावा 1.0 डाला। तो जावा 1.0 एप्लीकेशन को चलने के लिए जितना रैम चाहिए इनिशियल स्टेज में, ये उतना रैम और ले लेगा। मान लो 4 MB रैम उसे और चाहिए था, 4 MB रैम और ले लिया। फिर मैं इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन डालूंगा। अब मेरी एप्लीकेशन को कितना चाहिए था? 10 MB रैम, 2 मिली कोर सीपीयू, कोर तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है, और 500 MB हार्ड ड्राइव। तो अब ये उतना ही स्पेस लेगा। तो बाद में अगर मैं मॉनिटरिंग करके चेक करता हूं कि ये कंटेनर के अंदर मेरी एप्लीकेशन चल रही है, एक्चुअल में कितना हार्डवेयर यूज कर रहा है, तो ये 10 MB अपने लिए लिया, जावा के लिए 4 MB लिया, इमेज के लिए 2 MB लिया। बाद में पता लगता है कि इसने टोटल 20 MB रैम यूज कर रहा है। कितना यूज कर रहा है? कितना यूज कर रहा है? 20 MB। तो 20 MB रैम पे मेरी एक एप्लीकेशन डेडिकेट चल गई। इसका अपना अलग नेटवर्क, अपनी आईपी, सब कुछ। तो अब आप सोचो, अगर आप वीएम के कॉन्सेप्ट में चल रहे थे, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में, तो वहां पे जब वो आप वीएम बनाते तो वीएम को आप 4 GB रैम दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि उसके ऊपर एक पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रही थी। यहाँ पे क्या, 20 MB रैम में आपकी एक एप्लीकेशन रन हो गई। अब अगर इसके ऊपर लोड लोड अगर बढ़ता है, मान लो ट्रैफिक आती है, तो ये और भी रैम लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेकिन उतना ही लेगा जितना इसको जरूरत है। अननेसेसरी एक्यूपाई करके नहीं रखेगा। वीएम में क्या है, आपने 4 GB दे दिया, स्पेसिफाई हो। अगर इस पे लोड नहीं तब भी 4 GB रैम यूज कर रहा है। एमबी मैंने गलत बोल दिया, 4 GB। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? तो अगर मेरे पास 1 TB हार्ड ड्राइव है और मेरे पास 512 GB रैम है और 32 कोर सीपीयू है, तो अगर मैं हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे नहीं मूव करता, तो मैं देख रहा हूँ एक ही एप्लीकेशन चला रहा हूँ इतने बड़े हार्डवेयर के ऊपर। अगर मैं हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में मूव भी कर गया और मैं 4 GB रैम की मशीनें नंबर ऑफ बनाई, तो मैक्सिमम कितनी बना पाऊंगा? 100 या 150। 100 और 150 का मतलब होता है 100 और 150 एप्लीकेशन मेरी चल पाएंगी। लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में आता हूं, तो अगर मैं देखूं 20 MB रैम पे एक एप्लीकेशन चल रही है, तो यहां पर देखो तो मैं 1000 2000 एप्लीकेशन डेडिकेट चला सकता हूं। क्लियर है? गॉट। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आने से क्या हुआ कि आपका कॉस्ट ज्यादा सेव हो। मतलब जहां पर आपको 10,000 सर्वर्स की जरूरत पड़ रही थी, वहां पे अब आपको 10,000 सर्वर्स लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका 100 सर्वर्स में काम हो जाए। ये जस्ट लाइक सर, आप इसको ऐसे समझो कि पहले, आज से 100 साल पहले अगर हम लोग बात करें, तो हर किसी को अगर रहने के लिए मकान चाहिए, तो हर कोई क्या कर रहा था? ये लैंड ले रहे थे, अपने अपने लैंड, और एक सिंगल सिंगल फ्लोर के घर बना रहे थे। राइट? सिंगल सिंगल, पहले यही सिस्टम था। पहले कोई भी नहीं जानता था कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्या होता, सब एक सिंगल फ्लोर पे रहते थे। करेक्ट, करेक्ट। इससे क्या हो रहा था? आप लैंड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। भाई अगर मैंने मैंने बोलना है कि 500 स्क्वायर यार्ड का या 5-5 हजार स्क्वायर यार्ड का एक घर है, तो आप देखो लैंड इसमें इन्होंने कितना लिया। आज क्या हो गया? 5-4 स्क्वायर यार्ड का एक लैंड होगा और इसके ऊपर 20 फ्लोर बन गए। तो काम तो आपका नहीं रुका। रहना आपको कल भी घर पे था, आज भी आप रह रहे हो, लेकिन आपने स्मार्ट तरीके से काम किया, तो क्या हुआ? आपका लैंड बच गया। अब बाकी के लैंड आप किसी और काम के लिए यूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे ही है सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि किसी के परफॉर्मेंस में दिक्कत होगी या फिर आपकी वर्किंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम। आपने अपने माइंड को यूज किया बस। तो यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ? नई टेक्नोलॉजीज लाई गई, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आने से क्या हुआ, जहाँ पे आप 10,000 सर्वर्स ऑन प्रेमाइसेस में लगा रहे थे, अगर आप क्लाउड पे भी जाते हो, एडब्ल्यूएस पे भी अगर आपका सेटअप है, तो भी आपको 10,000 सर्वर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि मैं कॉस्ट कटिंग करूं, तो फिर बोला जाता है कि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करो। और जब सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो 10,000 की जगह 100 सर्वर्स में आपके काम हो जाएंगे।
तो अगर 100 सर्वर्स में अगर आपके काम हो रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं आपके 9,000, ठीक है, इतने सर्वर्स आपके क्या हो गए सर, बच गए। हम्म। मतलब इतने सर्वर्स का रेंट आप आपको बच गया। और सिर्फ इतने सर्वर्स का रेंट नहीं बचा, अगर आपके सर्वर्स कम हो गए तो फिर आपको राउटर्स भी कम लगाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग सेटअप भी कम करने पड़ेंगे। नेटवर्किंग में जो बहुत सारे मैन पावर थे वो मैन पावर भी आप कम करोगे। हर तरफ से कॉस्ट बच गई ना सब। क्या हुआ? कॉस्ट एफिशिएंसी। हर तरफ से कॉस्ट बच गई आपकी। तो आपने कंपनी का कॉस्ट सेव किया, किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन से। लेकिन अब कंपनी के साथ चैलेंजेस ये आता है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए उस स्किल्स का बंदा होना चाहिए। हमारे मैन पावर के अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में पुरानी चीजें खत्म हो गई क्या? नहीं सर। आप अगर 100 सर्वर्स यूज कर रहे हो तो 100 सर्वर्स के लिए नेटवर्किंग तो आपको करनी पड़ेगी ना आज भी। उन 100 सर्वर्स के लिए अगर आप ऑन प्रोमाइसेस में हो तो 100 सर्वर्स के लिए राउटिंग साउटिंग स्विच राउटर्स चाहिए होगा। कल आप 10,000 सर्वर्स के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन आज आपके पास सर्वर्स कम हो गए, लेकिन फंडामेंटल हटा नहीं है, पुरानी चीजें हटी, आज भी वो चीजें चाहिए आपको। तो जैसे कि आपने मेरे को बोला शुरू में कि मैं यहां तक तो हैंडल कर पाता हूँ, लेकिन जब अंदर ट्रैफिक चली जाती है तो मेरे को समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि चीजें अंदर किसी और तरीके से चल रही हैं, कोई और तरीके से यूज हो रहा है। समझ आ रही? तो मान लो अगर आपने 100 सर्वर ऑन प्रोमाइसेस में लगाया तो 100 सर्वर्स के लिए जो नेटवर्किंग है वो तो सेम है आज भी। 100 सर्वर्स के राउटिंग ऊपर सेम ओएस आप डाल आपने इंस्टॉल किया होगा, उस ओएस के ऊपर ट्रबल शूटिंग आज भी सेम है। करेक्ट। है, राइट? उनके लिए भी आज भी सेम है। तो अब क्या होता है कि अगर कोई बंदा एडब्ल्यूएस पे काम कर रहा है और एडब्ल्यूएस में अगर 100 सर्वर्स लगाया है तो वहां पे भी उसे वीपीसी चाहिए, वहां पे भी वीपीसी के अंदर राउटिंग चाहिए, वहां पे भी स्टोरेज चाहिए, वहां पे भी लोड बैलेंसर चाहिए, वहां भी सब कुछ चाहिए। बट एक्चुअल में जो एप्लीकेशन चल रही है वो अंदर जाके चल रही है कहाँ पे? सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में। तो अब बंदा फंस जाता है कहाँ पे? सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं पे स्टक होती है तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो पूरी की पूरी टीम रडार में आएगी फिर। भाई अगर आपका एप्लीकेशन कंटेनर पे चल रहा है और बाहर से कोई ट्रैफिक आ रही हो कंटेनर तक नहीं जा पा रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि सॉफ्टवेयर बेस ही कोई इशू हो। फिजिकली तो करेक्ट। फिजिकल नेटवर्क में भी दिक्कत है, फायरवॉल में भी दिक्कत है, या फिजिकल फायरवॉल में तो ट्रैफिक अलाउ है बट अंदर भी एक फायरवॉल लगा हुआ है कंटेनर के ऊपर, वो कहीं पे स्टक कर रहा है, कहीं पे आप रोक रहा है। तो आप अगर फिजिकल फायरवॉल को हैंडल कर रहे हो, लाइक पालो अल्टो का फायर हैंडल कर रहे हो, F5 को कर रहे हो, जो भी एक्सपेजेट कर रहे हो, तो आप वहां तक की चीजों को पकड़ पाओगे, बट अंदर वाली चीजों को आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि करेक्ट। आपको अंदर वाली चीजें पता नहीं है। तो यही अंदर वाली चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? या साइट। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि जैसे ही जब ये सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मार्केट में आया तो कंपनी ने स्टार्टिंग में इसको बहुत ज्यादा यूज किया। लोगों ने डेवलपमेंट एरिया में इसको यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि डेवलपमेंट एरिया में क्या होता था कि डेवलपर्स को, जब भी डेवलपर्स कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते थे तो उनको ना मशीन चाहिए होती थी टेस्टिंग करने के लिए। हम्म। लाइक लिनक्स की मशीन चाहिए, विंडोज की चाहिए, विंडोज 7 की चाहिए, 8 की चाहिए, क्योंकि उनको हर एक प्लेटफॉर्म पे टेस्टिंग करनी है। क्योंकि क्लाइंट उनके यूजर तो कोई भी प्लेटफॉर्म लेके आ जाते हैं। तो हम्म। वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते थे और बोलते थे कि यार मुझे ना एक विंडोज 10 की मशीन बना के दे दो, 7 की दे दो, 11 की दे दो, एक्सपी दे दो, लिनक्स दे दो, मैक दे दो, क्यों दे दो? मैं टेस्टिंग करूंगा। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता था? उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, भाई कितने टाइम के लिए चाहिए, कब आपको चाहिए, मैं अप्रूवल लूंगा, फिर अप्रूवल क्रिएट होता था, फिर पीआर बनता था, फिर एक्स बजट, मतलब ये सारी चीजें डेवलपर्स को प्रोवाइड करने के लिए विद इन 15 डेज 30 डेज भी लग जाते थे, राइट? लेकिन आज के टाइम पे क्या है, डेवलपर्स को बोला गया कि आप अपने स्किल्स में
सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लेके आओ। और आपको अगर वीएम्स की नीड पड़े तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास मत जाओ, आप खुद ही अपना कंटेनर बनाओ, उसमें लाइट वेट इमेज डालो और उसमें अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके खुद ही टेस्टिंग कर लो, आपको सिस्टम एडमिन के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेथड से बेनिफिट्स क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद एक एक महीना वेट कर रहे थे, जो डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद एक एक महीने का वेट कर रहे थे, किस लिए वेट कर रहे थे सर? टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक आप रिलीज नहीं करोगे क्लाइंट को। करेक्ट। लेकिन आज उनको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? आप अपनी स्किल्स में सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन लेके आओ, जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे खुद ही कंटेनर बनाओ, उसके अंदर खुद ही टेस्टिंग करो, सिस्टम एडमिन के पास जाने की जरूरत आपको नहीं है। बेनिफिट क्यों, किसको हुआ? कंपनी को हुआ। क्यों हुआ? टाइमिंग आपने बचाया, चीजों को फास्ट आपने चलना स्टार्ट किया। लेकिन बाद में ये बात आई कि क्या हम इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं? प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं, लाइक कंटेनर मेथड को? तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। लेकिन फिर वही चैलेंजेस लोगों के सामने आया कि हम अगर कंटेनर को अपने प्रोडक्शन में यूज करेंगे, तो अगर कोई कंटेनर डाउन होता है तो कंटेनर की ऑटोमेटिक कोई रिकवरी है क्या? जैसे एडब्ल्यूएस में क्या है कि अगर कोई वीएम चल रही है, वो वीएम डाउन होती है तो उसकी ऑटोमेटिक रिकवरी है, लाइक ऑटो स्केलिंग से, कि भाई वो वीएम जाएगी तो ऑटोमेटिक नई वीएम आ जाएगी सेम कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो अगर हम कंटेनर को प्रोडक्शन में डाल देते हैं तो इसमें कोई ऑटोमेटिक रिकवरी है क्या आपके पास? इसकी कोई हाई अवेलेबिलिटी है? इसका कोई डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग है? इसका कोई अपना लोड बैलेंसर है क्या? इसका कोई अपना नेटवर्किंग है क्या? इसका कोई अपना फायरवॉल है क्या? इसका कोई अपना मॉनिटरिंग टूल है क्या? इसका कोई अपना ऑथेंटिकेशन सर्वर है क्या? ये चैलेंजेस लोगों के पास आए, और जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक आप कंटेनर को प्रोडक्शन में नहीं चला सकते। तब मार्केट में क्या आया? क्यूबरनेटिस। क्या आया सर? तब मार्केट में पिक्चर में क्यूबरनेटिस आया, और क्यूबरनेटिस आने के बाद क्या हुआ? क्यूबरनेटिस कहता है कि मैं कंटेनर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस है। कंटेनर को मैनेज करने के लिए, कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी की बात करें तो मेरे पास हाई अवेलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं उसका रिसोर्स मेरे पास है। कंटेनर का डिजास्टर रिकवरी कैसे प्रोवाइड करेंगे उसका रिसोर्स मेरे पास है। कंटेनर के का ऑटो स्केलिंग कैसे करेंगे उसका रिसोर्स मेरे पास है। कंटेनर को डीएनएस की सर्विस कैसे प्रोवाइड करेंगे उसका रिसोर्स मेरे पास है। तो जिस तरीके से कल तक हम लोग वीएम को प्रॉपर मैनेज करने के लिए जो रिसोर्सेस हमारे पास होते थे, वो सारे रिसोर्सेस क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है फॉर द कंटेनर के लिए। समझ आ गई सर? आ गया। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है? बेसिकली कंटेनर को मैनेज करता है प्रॉपर तरीके से। तो क्यूबरनेटिस पिक्चर में आने के बाद हर एक कंपनी अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर भी कंटेनर को यूज करती है, और जब कंटेनर को यूज करती है तो कंटेनर की हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, कंटेनर की डिजास्टर रिकवरी चाहिए, कंटेनर का लोड बैलेंसिंग चाहिए, कंटेनर की ऑटो स्कैनिंग चाहिए। इन सारी चीजों के लिए क्यूबरनेटिस को लोग यूज करते हैं। तो हमें यही सारी चीजें सीखनी पड़ती है कि कुबरनेटिस में ये सारी चीजें कैसे सेटअप करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा क्यूबरनेटिस के साइड अगर मैं मूव करूं अभी, मान लो, तो कुबरनेटिस अपने आप में खुद का एक क्लाउड है सर, पूरा का पूरा। क्या है? क्यूबरनेटिस अपने आप में खुद का एक छोटा सा क्लाउड है इनसाइड, मतलब ओएस के अंदर पूरा का पूरा आप एक क्लाउड तैयार कर लेते हो। कैसे तैयार करते हो आपको बताता हूं। आपको क्लस्टर टर्म्स क्लियर है? क्लस्टर क्या होता है? डेटा सेंटर लैंग्वेज में मालूम है कि दो सर्वर को कंबाइन करते हैं, उसे क्लस्टरिंग करते हैं। अब ये वैसे मालूम नहीं इस लैंग्वेज के। मैं बता देता हूँ। ऑन या क्लस्टर की नीड हमें देखो क्यों पड़ी। पहले क्या होता था, कंपनी के अंदर एक हार्डवेयर लेते थे, उस हार्डवेयर पे एप्लीकेशन रन करते थे, ठीक है? और मान लो कभी अगर वो हार्डवेयर आपका डाउन हो गया, या उस हार्डवेयर में कोई दिक्कत है, या एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, या उस पर लोड बढ़ गया,
तो अपने उस पर अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो उतने ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहा, उसका ट्रैफिक चौक हो गया, जाम हो गया, तो स्टक हो जाता था करेक्ट। वहीं पे स्टक हो जाता था। तो वापस से उसको चालू करने के लिए क्या करना पड़ता था, उस हार्ड उसके या तो लोड कम कर दो, या तो फिर उसके हम्म। हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा दो। बढ़ा दो। तो लोड तो कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हैं। हम क्या करेक्ट। करते थे, हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करते थे। जब हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करना, लाइक रैम को इंक्रीज करना, सीपीयू को इंक्रीज करना, तो डाउन टाइम चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक बार हार्डवेयर तो स्टॉप करना पड़ेगा। करेक्ट। तो जब हार्डवेयर स्टॉप करके हम उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो डाउन टाइम आता था, है ना? तो डाउन करेक्ट। टाइम करेक्ट। को ही, डाउन टाइम जो एक प्रकार से ड्रॉबैक है, क्योंकि आपका क्लाइंट हो सकता है कहीं और मूव करके चला जाए। करेक्ट। तो मार्केट में क्या हुआ कि कंपनी में ऐसा हुआ कि ये अगर आप सर्वर लॉन्च कर रहे हो तो सर आप किसी भी ट्रैफिक को डायरेक्ट सर्वर तक मत आने दो। आप ऊपर एक लोड बैलेंसर डिवाइस लगाओ। ट्रैफिक ट्रू। यूजर से ट्रैफिक लोड बैलेंसर पे आएगी और लोड बैलेंसर क्या करेगा, सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है तो आप इसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज मत करो, आप इसके पैरेलल पे एक और सर्वर लगा दो सेम कॉन्फ़िगरेशन का। हम्म। और लोड बैलेंसर को जाके आप बता दो कि लोड बैलेंसर के बैकएंड में जाके बताओ कि आपके पास एक और सर्वर हम लोग बैकएंड में ऐड कर रहे हैं। मतलब आपके पास जो भी ट्रैफिक आए तो उनमें से 50% ट्रैफिक आप इसको भी दो। तो अगर ट्रैफिक आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद इन अ टू सर्वर तो क्या हो रहा है, लोड आप बैलेंस हो जाएगा। और कल को अगर और ट्रैफिक आ रहा है तो आप और भी सर्वर्स लगाओ और अपने लोड बैलेंसर पे ऐड करते जाओ। तो इस मेथड से क्या होगा, डाउन टाइम लेने की नीड नहीं पड़ती। तो जब आपको डाउन टाइम लेने की नीड नहीं पड़ती तो यहां पर पिक्चर में देखा जाए तो दोनों सर्वर एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दो सर्वर मिलकर एक सर्वर जैसा काम कर रहे हैं, चार सर्वर मिलकर एक सर्वर जैसा काम कर रहे हैं। यही है यहां पर ये। करेक्ट। तो जहां पर भी अगर हम लोग देखें, क्लस्टर का सिंपल सा मीनिंग होता है ग्रुप। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुपिंग में काम चल रहा है। किसमें काम चल रहा है सर? ग्रुपिंग में। हम्म। तो जहां पर ग्रुपिंग में काम चलता है उसको क्लस्टर बोलते हैं। तो एक से ज्यादा सर्वर मिलकर अगर एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पर कहते हैं कि हम लोग क्लस्टर का मेथड यूज कर रहे हैं। किसका मेथड यूज कर रहे हैं? क्लस्टर का। क्लस्टर। अब क्लस्टर मेथड से क्या होता है कि अगर हमारे पास चार सर्वर मिलकर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक सर्वर अगर डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, या क्रैश हो जाए, ठीक है। कुछ है, तो भी हमारी वेबसाइट चलती रहेगी, डाउन टाइम हमें नहीं आएगा। हम्म। तो यही करेक्ट। इसी को कहते हैं क्लस्टर। समझ हम्म। आ गई? करेक्ट। तो क्यूबरनेटिस में क्या होता है देखो, क्यूबरनेटिस में अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको क्लस्टर तैयार करना पड़ता है। कहा जाता है कि बिना क्लस्टर के आप चीजें सेटअप ना करें, क्योंकि अगर बिना क्लस्टर के आप सेटअप करोगे तो आपको हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपकी ड्यूरेबिलिटी ने आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने एक ही सर्वर रखा है और एक ही सर्वर में आपके 1000 कंटेनर चल रहे हैं और 1000 कंटेनर के बीच में तो हाई अवेलेबिलिटी मिल जाएगी कि 1000 में 500 कंटेनर को पैसिव मोड में रखते हैं और 500 कंटेनर को एक्टिव मोड में रखते हैं, वो तो आप कर लोगे। भाई एक ही हार्डवेयर है उसके अंदर आपने 1000 कंटेनर चला दिया, आपने बोला कि 500 कंटेनर एक्टिव हुए, 500 कंटेनर पैसिव मोड में, लाइक ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट। करेक्ट। तो अगर वो 500 डाउन होंगे तो ये 500 चल जाएंगे, लेकिन वो 500 जो पैसिव मोड में वो भी है इस एक ही हार्डवेयर के अंदर। अगर वो हार्डवेयर गया करेक्ट। तो सब कुछ गया। करेक्ट। 500 क्या पूरे 1000 चले जाएंगे। करेक्ट। करेक्ट। तो कहा जाता है कि जब भी आप क्यूबरनेटिस सेटअप करने जाएं तो आप नंबर ऑफ हार्डवेयर रखें। ठीक है, एटलीस्ट आप 3 हार्डवेयर तो मिनिमम लेके जाएं कि दो भी डाउन हो तो एटलीस्ट एक आपकी हाई एबिलिटी आपको मेंटेन करके रखे। ठीक है। तो ये 3 हार्डवेयर आपको लेने होते हैं सबसे पहले। अब ये जो 3 हार्डवेयर आप लोगे, अब ये 3 हार्डवेयर ये मैटर नहीं करता कि आप ऑन प्रोमाइसेस के ले रहे हो या क्लाउड पे जाके क्रिएट कर, ये मैटर नहीं करता। करेक्ट। आप ये 3 हार्डवेयर चाहो तो मार्केट से सर्वर्स खरीद के लाओ और घर में भी 3 हार्डवेयर आप ऑन करके रख लो। आप घर में भी ये 3 हार्डवेयर आप ऑन करके रख लो, या फिर आप एडब्ल्यूएस में जाके 3 वीएम बना लो, ऐसा भी आप कर सकते हो।
वो आपके ऊपर चॉइस है। हम्म, ठीक है, आपको समझना सबसे पहले ये है कि मैंने मार्केट से ये हार्डवेयर खरीद के मैंने ले आया, या AWS में मैंने ये हार्डवेयर बना लिया। सबसे पहला टास्क क्या है कि इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। क्या लोड करना सर? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक OS तो चाहिए चाहिए आप, एक ही OS। अब ये OS क्या होगा? ये OS होगा सर आपका लिनक्स। क्या होगा सर? लिनक्स होगा। लिनक्स होगा। कभी आपसे अगर कोई डिस्कस करता है क्या मैं विंडोज डाल सकता हूँ, सपोर्टेड ही नहीं है। कुबरनेटिस कहता है मेरा जो रिसोर्सेस है वो विंडोज को हाँ हाँ। सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। मेरा रिसोर्सेज जो है, मेरी जो कुबरनेटिस जो मेरी कोर एप्लीकेशन है, अभी तो कुबरनेटिस लोड ही नहीं किया अभी हमने। अभी तो हम लोग नीचे की चीज सेटअप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट का कोई OS डाल सकता हूँ क्या? नहीं सर। क्या चाहिए? सिर्फ लिनक्स। ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैंने 3 हार्डवेयर से लेके आया। या तो आप मार्केट से लेके आओ, या फिर आपने आज के टाइम पे क्लाउड है तो आपने क्लाउड पे जाके 3 VMs बना लिए। करेक्ट। ठीक है, तो 3 हार्डवेयर और 3 मेरे को लाइसेंस OS चाहिए। अब लाइसेंस OS इंस्टॉल करने के बाद अब क्या चाहिए? इन सब में मुझे IP एड्रेस इंस्टॉल करना है। क्या डालना है? IP एड्रेस। हम्म। और जब मैं तीनों में IP एड्रेस डालूंगा तो मुझे सर इन तीनों की नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? नेटवर्किंग करने में। अब इन तीनों की नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? मुझे स्विचेस चाहिए, राउटर्स चाहिए, इन सब की नीड पड़ेगी। मतलब मेरा जो पुराना स्किल्स है नेटवर्किंग का वो आज भी यहाँ पे यूज होगा। करेक्ट। हाँ, मैं मानता हूं कि आप अगर फिजिकल काम नहीं कर रहे हो, आप अगर क्लाउड पे जाके कर रहे हो, क्लाउड पे आप VM बनाते हो, और आपने अगर डिफॉल्ट VPC में क्रिएट किया है तो वहां पे आपको नेटवर्किंग नहीं करनी। लेकिन अगर आपने कस्टम VPC में VM बना रहे हो तो वहां पे आपको करनी पड़ेगी सर, वहां पे भी। या करेक्ट। और कस्टमर को प्रोवाइड करना तो उसको भी राउट तो करना पड़ेगा। राइट। अभी क्यूबरनेटिस तो मेरा पिक्चर में आया ही नहीं, मैंने नेटवर्किंग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इनके अंदर क्यूबरनेटिस बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना स्टार्ट करूंगा। ओके। अब क्यूबरनेटिस क्या बोलता है? कहता है क्यूबरनेटिस कहता है कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो जिस हार्डवेयर पे आप लोड करने जाओगे ना, उस हार्डवेयर पे मिनिमम ये हार्डवेयर इतना होना चाहिए। ओके। तो ये कहता है कि मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए जिसके अंदर आप लोड करोगे। मिनिमम 2 कोर CPU होना चाहिए। ओनली फॉर कुबरनेटिस। हाँ, कुबरनेटिस जिसमें भी लोड करने जा रहे हो 2 GB रैम आप रख लेना, 2 CPU आपके पास होना चाहिए, और 10 GB फ्री स्पेस हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। ये इनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है क्यूबरनेटिस सॉफ्टवेयर को लोड करने के लिए। तभी तो आगे कुबरनेटिस काम चलेगा। उसके बाद ये कहते हैं कि लिनक्स के अंदर एक सिक्योरिटी होती है SC लिनक्स, ये बंद होना चाहिए, ये ओके। ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? ये ऑफ मोड में ऑफ होना। होना। उसके बाद एक स्वैप पार्टीशन होता है, कह रहा है ये भी ऑफ होना चाहिए। ये भी ऑफ होना चाहिए। और ये सारी चीजें कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशन में लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जो मैं ओके आपको श्योर। बता रहा हूं, अगर मैं वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके सामने ओपन करता हूं अभी, ये देखो, ये लिखी हुई है। कह रहा है लिनक्स होस्ट होना चाहिए, हम्म। या तो डेबियन हो या रेडिट हो, और 2 GB रैम होनी चाहिए, 2 CPU होनी चाहिए, फुल नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए बिटवीन ऑल मशीन है जो मैंने आपको बताई, जो फिजिकल नेटवर्क आपको। हम्म। नीचे अगर आप आगे थोड़ा सा देखें तो ये क्या बोल रहा है? स्वैप आपको ऑफ होना चाहिए। सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ये ओएस स्पेस एक्सचेंज करने के लिए, हार्ड ड्राइव एक्सचेंज करने के लिए है क्या ये स्वाप? स्वैप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्वैप क्या होता है? लिनक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्वैप पार्टीशन। जैसे मान लो मेरे पास ये हार्ड ड्राइव है, ठीक है। हार्ड ड्राइव के अंदर मैंने एक 5 GB का पार्टीशन क्रिएट किया, उस पार्टीशन का करेक्ट। टाइप है स्वैप।
तो स्वैप हम्म पार्टीशन क्या करता है कि मेरा हार्डवेयर के अंदर जो फिजिकल रैम है, अगर वो फिजिकल रैम कभी फुल होता है, तो अगर मेरा फिजिकल रैम फुल हो जाएगा तो नई नया प्रोसेस करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। ओके अगर मेरे पास स्वैप पार्टीशन है तो ओके उसके गॉट इट अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो इस तरफ स्वैप हो जाएगा, स्वैप पार्टीशन के साइड, ओके सो बेसिकली मेरा existing external hard drive can be used as a RAM एज अ रैम। um, as a RAM नए okay प्रोसेस को हैंडल नहीं करेगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस रैम के अंदर है स्टोर, जो होल्ड मोड में है। आपने देखा कि रैम के अंदर हम कोई प्रोसेस रन करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम्म सारे प्रोसेस कंटिन्यू चल रहे हैं, कुछ प्रोसेस आपके हम्म होल्ड मोड में रहते हैं, जो यूज नहीं होते बट होल्ड में है। तो ऐसे होल्डिंग वाले प्रोसेस स्वैप होके इधर आ जाएंगे। तो उसने रैम को ओके जगह दे दिया, तो रैम जो को जगह मिल गया तो नया ट्रैफिक। वो और कैपेबल जो ओके हाँ, गॉट इट तो समझ ये लिनक्स में ही एक कॉन्सेप्ट है स्वैप का। तो ये कह रहा है हम्म कि मैं स्वैप जैसे चीजों को सपोर्ट नहीं करता, मेरे अंदर ये चीजें नहीं है, ये स्वैप बंद होना चाहिए। जरूरत ही नहीं उसे हाँ, जरूरत ओके नहीं है, या फिर उसके साथ फिट खुद ही नहीं करेगा वो बैठता, जो भी है। उनके डेवलपर्स जो ने भी है कुबरनेटिस बनाया, उन्होंने बोला कि ये मेथड हम नहीं चलाएंगे, करेक्ट करेक्ट ओके गॉट इट हमें हमें प्योर रैम चाहिए। हम्म हमें वो कहते हैं ना, फेस मास्क वाला रैम नहीं चाहिए, फेस मास्क वाला, हमें हम्म जेन्युइन चाहिए। करेक्ट इसको उन्होंने हटाया, तो इसलिए कहते हैं भाई स्वैप बंद करके रखना, गॉट इट राइट। तो एक मिनट आप मेरे को दोगे क्या? श्योर 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 आप भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं शिखा Actually, हाँ I'm also a trainer. So that's why I joined this. okay perfect so you are also part of this new session okay yeah. I'm not a part. I have only joined just for the. Okay, okay. Refresh, kind of refresher. No, I'm not a fresher. I'm also a trainer. I do teach Linux and Docker. Okay. क्लियर है यहाँ तक? Yep, yep, यहाँ तक क्लियर है ना? yep. All clear so ठीक है। far. तो अब आप क्या करोगे, इतना ये तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डालना है डॉकर। जरूरी नहीं है डॉकर डालना है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में जो भी चीजें आती हैं, तो देखो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। Mm-hmm. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक काइंड ऑफ एक टेक्नोलॉजी जो बहुत सारी कंपनियां बनाकर दे रही हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट भी दे रही है, सुसे भी दे रहा है, उबंटू भी दे रहा है, एप्पल वाला भी दे रहा है, सब दे रहा है, एंड्रॉइड वाला भी दे रहा है, गूगल वाला भी दे रहा है। सब अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई हार्डवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते, राइट। Mm-hmm. तो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन
बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। एक डॉकर कम्युनिटीज है जो देती हैं, पॉडमैन है, बहुत सारे हैं। तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि डॉकर यूज करो, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में रहता है कि डॉकर चाहिए क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप गूगल में जाके लिखोगे ये डॉकर अल्टरनेटिव टूल, तो आपको 8-10 देखने को मिलेंगे। ओके। समझ आ रही है? हम्म। देखो, डॉकर के अल्टरनेटिव है। सो दिस इज जस्ट होस्ट तो आपका लाइनेक्स ही रहेगा, बट ये जो होस्ट लाइन, सास, करेक्ट, ओके, गॉट इट, गॉट ठीक है। बट हम पिक्चर में डॉकर क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि डॉकर फेमस, जैसे इट, या वो लिनक्स। स्टार्ट वहीं से। हाँ, अगर हम लिनक्स की बात करें तो 350 से ज्यादा कंपनियां हैं जो लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर प्रोवाइड करती हैं। बट कंपनी प्रेफर्ड किसको करती है? रेडिट, मोस्टली कंपनी। सूजे का, ओके ओके ओके। उबंटू का, है तो 350, बट आप देखने को मिलेगा क्या? रेडिट, या तो सूजे, या तो आपका हैकिंग के लिए काली, होम के लिए यप उबंटू, यप, ऐसी फिक्स समझ है। गया समझ गया समझ गया समझ। तो अभी आप लाइनेक्स पे भी क्लियर हो अब गया पॉइंट। लाइनेक्स इज क्यूबरनेटिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बट रेड हैट एंड ऑल दोस आर द प्रोवाइडर्स ओनली, कि भाई ये लाइनेक्स प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज। क्लियर है? नेटवर्क है क्या? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? सुरेश, आवाज आ रहा है आपको? तो है ना, नेटवर्क दिक्कत आ गई थी। अभी ठीक है? आवाज आ रही है सबको? या ठीक है। तो आपको क्या करना है? अब देखो, कुबरनेटिस का काम क्या है? कुबरनेटिस का काम है कि कंटेनर को मैनेज करना, ठीक है। लेकिन कंटेनर को मैनेज करने वाला, कंटेनर रन करने वाला तो एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? तो इसीलिए आपको बस। डॉकर चाहिए। आपने डॉकर पहले इंस्टॉल करना है। अब डॉकर इंस्टॉल करने के बाद अब क्लस्टर बनाने के लिए कमांड होती है। क्लस्टर सेटअप करने के लिए जो कमांड होती है क्यूबेडियम। क्या होती है? क्यूबेडियम। तो आपको ना क्यूबेडियम पहले सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तब तक वो कमांड नहीं चलेगी। तो आपको क्यूबेडियम डालना है। और क्यूबेडियम डालने के बाद आपको एक और एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, क्यूबलेट, ठीक है। तो क्यूबेडियम के थ्रू आप क्या करोगे? क्लस्टर सेटअप करोगे। और क्लस्टर सेटअप होने के बाद आगे के जो प्रोसेस होते हैं, जो भी आपके ऑपरेशन वर्क होते हैं डेली बेसिस के, जो भी आप अपने क्लस्टर को इंस्ट्रक्शन पास करोगे, भाई ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये पॉड बना दे, ये पॉड नेटवर्क तैयार कर दो, ये इंग्रेस कंट्रोलर बना दो, ये लोड बैलेंसर बना दो, वो सारे जो कमांड है, जो ऑर्डर है आप कुबरनेटिस क्लस्टर को दोगे, वो इस क्यूबलेट से दोगे। किससे दोगे सर? क्यूबलेट सॉफ्टवेयर। वो क्यूबलेट बैकएंड में काम करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर आपको पहले डालने होंगे इन सारे नोडों में, मतलब सारे मशीनों में, ठीक है। ये सारे सॉफ्टवेयर, अब ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर। सॉरी सॉरी सॉरी, समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? अभी ये या हाँ, बोलो। सॉरी सॉरी, डॉकर तो सॉफ्टवेयर है, क्यूब एडम एंड ये क्यूबलेट तो ये कमांड बेस्ड, ये भी सॉफ्टवेयर हैं क्या, लाइक कमांड से? हाँ, डॉकर तो आपने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। डन। अब आप डॉकर को इंस्टॉल करने के बाद आप डॉकर को ये बताओगे ना कि आपके ऊपर मैनेज करने के लिए मैं बैठा हूं आपको, हाँ, एडमिन। लेकिन है ना, लेकिन मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस बैठा है। तो क्यूबरनेटिस की लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करेगा? क्यूबरनेटिस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कराने के लिए क्यूबरनेटिस का भी तो कोई एक सॉफ्टवेयर होगा डन डन डन। जिससे वो सारी लैंग्वेज को समझ पाएगा कि अब मेरे को ये बोला गया, ये बोला गया। तो क्यूबरनेटिस की कमांडें जो है रन करने के लिए आपको क्यूबेडियम नाम का पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, गॉट इट, मैं समझ में आ गया। क्यूबलेट भी सॉफ्टवेयर ही है, हाँ, बट ऑपरेशन चेक करने के लिए, गॉट इट, ऑल थ्री सॉफ्टवेयर हाँ, समझ क्योंकि में। क्यूबरनेटिस क्या कहता है कि पहले तो मेरे को तैयार करो।
मेरे को तैयार करने के बाद आप मुझे ऑर्डर देना। हम्म, तो मेरे सही को है। तैयार करने के लिए क्यूब एडीएम चाहिए। क्या चाहिए? क्यूब एडमिन, एडमिन, और बनने के बाद मेरे को क्यूब। जो ऑर्डर दोगे उसके लिए क्यूबलेट चाहिए। ठीक है। यही है। तो इसीलिए हमें क्यूब एडीएम चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से तैयार करेंगे, फिर तैयार होने के बाद हम इसे ऑर्डर जब देंगे तो उसके लिए क्यूबलेट चलेगा बैकएंड। हम्म। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको डालने पड़ेंगे। आप अगर कुबरनेटिस के साइट पे जाए तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि करना क्या क्या। देखो, कह रहा है आपका ये सारी चीजें आप चेक कर लें, पोर्ट चेक कर लें, ठीक है। और अपने जितने भी आप मशीनें रख रहे हैं उनमें ना ये पोर्ट आप जरूर चेक कर लें, टीसीपी इनबाउंड इनबाउंड में। कहने का हम्म। मतलब पता है क्या है? कह रहा है कि ये जो क्लस्टर आप बना रहे हैं ना, ये क्लस्टर, अब इस हम्म। क्लस्टर के अंदर आपके अभी क्लस्टर बना नहीं है, ये जो तीन मशीन है ना, तीन मशीन इंडिविजुअल को है। मिला के आप क्लस्टर तैयार करो। और क्लस्टर जब तैयार हो जाएगा तो आप क्लस्टर में किसी एक को लीडर बनाना और बाकी सारे वर्कर होंगे आपके। ठीक है। ठीक है। तो जो लीडर होगा उसके अंदर कह रहा है कि अब कोई भी फायरवॉल अगर आप यूज कर रहे हो ऊपर, आप जो भी आपने पालो अल्टो लगा रखा हो, F5 ठीक लगा है। रखा हो, या फिर ओएस के अंदर कोई फायरवॉल आपका चल रहा हो, तो कह रहा है उस फायरवॉल के अंदर आप ये वाले पोर्ट्स जरूर देख लेना, ये वाले पोर्ट्स ऑन कर देना। क्यों बोल रहा है ऑन आ, करने के लिए? हम्म। क्योंकि जिसको भी आप लीडर बनाओगे उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स चलेंगे, उन कंपोनेंट्स को रन करने के लिए ये पोर्ट्स तुझे चाहिए, नहीं तो बाहर से बात ही नहीं कर पाएगा फिर। समझ में आ गया। आगे ना। हम्म। तो ये पोर्ट्स अब ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू तो छोड़ो, ये तो इनिशियल स्टेज है। अगर आप अपनी कंपनी को सजेशन भी देते हो क्लस्टर सेटअप करने के लिए, चाहे वो ऑन प्रेमाइसेस के लिए सजेशन दे रहे हो चाहे क्लाउड के लिए दे रहे हो, आप उनको जरूर ये बोलना कि उस वीएम के ऊपर जो भी फायरवॉल है या वीएम के अंदर है उनमें ये पोर्ट इनबाउंड में जरूर ओपन करके रखना, नहीं तो आपका फिर वो आगे वर्क नहीं करेगा क्लस्टर सही से। या इफ इट इज विद इन द वीपीसी ठीक है, बट वीपीसी के अंदर भी अगर सर्वर के अंदर पोर्ट ब्लॉक हो रहे होंगे तो वो भी इनेबल करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता होगा कई बार हमारे कंप्यूटर के ऊपर फायरवॉल तो ठीक है, लेकिन कई बार हमारे ओएस के अंदर भी फायरवॉल होते हैं। करेक्ट, 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 जैसे करेक्ट, लिनक्स के अंदर फायरवॉल डी हो गया, आईपी टेबल्स हो गया, और विंडोज में भी अपने खुद के फायरवॉल्स होते हैं जो ओएस के अंदर होते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना करेक्ट। कहीं डिस्टर्ब करेंगे अगर आपने उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं तो। एंड दीज पोर्ट्स आर टू एबल टू कम्युनिकेट और कमांड कंट्रोल करने के लिए ये पोर्ट नंबर कम्युनिकेशन चाहिए होगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है। बस, ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट, तो ये ठीक है। कह रहे हैं कि जिसको भी आप लीडर बनाएंगे, लीडर वाले नोड में आप ये पोर्ट ध्यान रखना, और जिसको भी आप वर्कर बनाएंगे उनमें ये पोर्ट ध्यान रखना। ओके। ये दो चीज उन्होंने बोला। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये होने के बाद फिर आप आगे क्या करना है आपको? फिर आप इंस्टॉलिंग द कंटेनर, फिर आप कंटेनर इंस्टॉल कर देना। कंटेनर में देखो ये बता रहा है आपको, अगर आप लिनक्स है, ठीक है। हम्म। फिर क्या है? इंस्टॉलिंग द क्यूब एडीएम क्यूबलेट एंड क्यूबसीटीएल, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। अब ये जो पैकेजेस हैं इंस्टॉलिंग क्यूब एडीएम क्यूबलेट क्यूबसीटीएल, ये पैकेजेस कहाँ लोड हो रहे हैं? देखो, डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन या रेडिट। अगर आपका रेडिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कमांड आप फॉलो करें। ये देखो कह रहा है कि ऐसे लिनक्स बंद करने के लिए बोल रहा है। फिर ये पैकेजेस बोल रहा है इंस्टॉल करने के लिए इस तरीके से, हम्म। ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैं जब तीनों नोड में इंस्टॉल कर दूंगा, इस तीनों नोड में आपको करना होगा सारी चीजें। हम्म। उसके बाद जब सारी चीजें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तब आप कमांड रन करो, जिसको भी आप लीडर बनाना चाहते हो उस नोड के अंदर जाके, उस मशीन के अंदर जाके आप कमांड रन करो, क्या? क्यू एडीएम हम्म। इनिट। ओके, वहाँ इनिशियलाइज कर दो, दैट विल बी द एडमिन।
yep, yep. सॉरी सॉरी ना। तो हमने क्या कोई करना है यहाँ पर, क्यूब एडीएम बढ़िया। इनिट। जैसे ही हम क्यूब एडीएम इनिट कमांड चलाएंगे, राइट, तो हम्म, इस इसके अंदर एक छोटी सी स्क्रिप्ट होती है। वो स्क्रिप्ट इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक रेडी कर देंगे, जो इसे आगे चल के लीडर बना के देगा। ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्या कमांड रन करते हो, क्यूब एडीएम इनिट, तो ये विद इन ए मिनट पूरे के पूरे इस नोड को ऐसा लीडर बना के दे देगा। क्या बना के देगा सर? लीडर। ऐसे लीडर बना देगा। ऐसा लीडर बना देगा। एक मिनट रुको। ठीक है, लीडर बना के देगा। अब जैसे ही आपने क्यूब एडीएम इनिट कमांड रन किया, तो बैकएंड में होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो बैकएंड में यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स तैयार हो जाते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट्स हो गया आपका क्या, आपका एपीआई सर्वर, कंट्रोलर, ईटीसीडी डेटाबेस, राइट, हम्म, कंट्रोलर, शेड्यूलर, क्यूब प्रॉक्सी, कोर डीएनएस, तो आपने कमांड क्या रन किया, ये पहले क्यूब होता है, बाकी कोर डीएनएस बाद में आता है। मैं पहले इसको समझाता हूँ। आपने कमांड क्या रन किया, क्यूब एडिया मिनट। तो बैकएंड में ये सारे कंपोनेंट्स इस मशीन में ऑटोमेटिक लोड हो जाते हैं, और ये कंपोनेंट्स जब ये लोड होते हैं तब जाकर ये मशीन हो जाता है लीडर। और ये रन होने के बाद आपको टोकन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक टोकन मिलेगा। हम्म, और ये टोकन आप जिस जिस नोड में जाके रन कर देते हो, वो मशीन इसके साथ जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इसके ओके ग्रुप में आ जाते हैं। ओके, क्लस्टर बन जाएंगे फिर तो एज अ जब क्लाइंट ये, क्लस्टर अगर ये वर्कर। टोकन दिया, ये टोकन मैं यहां रन करूंगा, ये इसके साथ ग्रुप में आ गया। हम्म, ये इधर रन किया, ये इसके साथ ग्रुप में आ गया। और भी मशीन है, इनके साथ ग्रुप में आ गया। अब जाकर ये बन गया क्लस्टर। जब ग्रुप में आ ठीक है, गया, समझ। क्लस्टर बन गया। अब बना ये क्लस्टर। हम्म, जब ये क्लस्टर बन जाएगा, तो उन क्लस्टर में से ये मशीन इन सब का लीडर होगा, बाकी सारे वर्कर्स होंगे। ठीक है। ये लीडर्स क्यों? हाँ, ये लीडर्स इसलिए है क्योंकि इसके पास ऐसे लीड करने के कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स इसके पास हैं। वो स्किल्स कौन से? करेक्ट। एपीआई सर्वर, ईटीसीडी डेटाबेस, कंट्रोलर, शेड्यूलर, क्यू प्रॉक्सी। ये ठीक सारे है। इसके वेपन है जो इसे लीड करेंगे पूरे क्लस्टर। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि ये जो एपीआई सर्वर है, इसका क्या काम है, ईटीसीडी डेटाबेस का क्या काम है, कंट्रोलर का क्या काम है, शेड्यूलर का, और क्यू प्रॉक्सी का क्या काम है। यहां तक क्लियर हो गया? ऑल क्लियर। अब क्या होता है देखो, क्लस्टर आपका बन गया। अब जब भी आप क्लस्टर को कोई भी ऑर्डर दोगे, ऑर्डर क्या दोगे? अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए, आप लोड बैलेंसर तैयार करने के लिए, कोई राउटिंग करने के लिए, कोई फायर, यही सब आप दोगे। बहुत सारी चीजें। जो भी ऑर्डर आप अपने क्लस्टर को दोगे आगे चल के, तो क्लस्टर के अंदर इस एपीआई सर्वर नाम का जो कंपोनेंट्स है, इसके पास सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा। सबसे पहले मतलब जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा यूजर्स का क्लस्टर के साथ, तो क्लस्टर के कौन से कंपोनेंट से होगा? एपीआई सर्वर के। किसके थ्रू? जो ए इंटरफेस पे। है, एपीआई। एपीआई के पास जाएगा रिक्वेस्ट। एपीआई अब देखेगा, एपीआई क्या देखेगा कि जो भी ऑर्डर मेरे पास आया हुआ है यूजर के एंड से या कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर के एंड से आया हुआ है, जो ऑर्डर आया हुआ है, क्या मेरे रिसोर्सेस में, ये मेरे पैरा में रिसोर्स, जो मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनमें ये मैच कर रहा है, उसमें ये लैंग्वेज मैच कर रही है।
वो अपने रिसोर्सेज को पढ़ेगा, अपने डेटाबेस में जाके देखेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? Yep. मान लो आपने कुबरनेटिस को ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया, कुबरनेटिस ये, अब ये क्या है, क्या ये पैरामीटर एपीआई के पास है? एपीआई सर्वर के पास क्या ये पैरामीटर है? डेवलपर्स ने जो पैरामीटर्स बनाकर डाला होगा वही सपोर्ट करेगा ना, Correct. तो रीड करेगा, और वही पैरामीटर तो हमें सीखना होता है। अब जैसे मान लो अगर मैंने ये विंडोज खोला, ठीक है, ये मैंने खोला, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, मैं यहाँ पे सीडी डाउनलोड करता हूँ, ये पैरामीटर है, सपोर्ट कर गया। अगर मैं ये करूं, क्या बोल रही है? Not defined. Yeah. नहीं नहीं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? एपीआई के पास जाएगी, और एपीआई क्या करेगा? रीड करेगा, और रीड करके देखेगा कि अच्छा ये पैरामीटर मेरे पास है, तो उसके रिस्पॉन्स देगा। और रिस्पॉन्स में क्या देगा? अगर वो पैरामीटर सपोर्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा? डेटाबेस के पास फॉरवर्ड कर देगा, और डेटाबेस अपने अंदर एंट्री करेगा उसको, अपने रिकॉर्ड। ये एक प्लेन टेक्स्ट डेटाबेस है, जैसे आपका माई वगैरह डेटाबेस आता है, ऐसी ये डेटाबेस है। बट इस डेटाबेस में ऐसा कुछ रॉ एंड कॉलम नहीं आता, ये प्लेन टेक्स्ट है, पूरा का पूरा फाइल फॉर्मेट में होता है। वो चुपचाप जाके अपने डेटाबेस में उसकी एंट्री कर लेता है अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और जब वो एंट्री कर लेता है तो एंट्री करके वापस एपीआई सर्वर को इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने एंट्री कर ली है। अब एपीआई सर्वर क्या करेगा? जो डेटाबेस में एंट्री हुई है उसको आगे फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए शेड्यूलर को बोलेगा। शेड्यूलर को क्या बोलेगा? कि आप डिसीजन लो कि जो रिक्वेस्ट यूजर से आई है उसको कहां पे क्रिएट करना है, जहां पे क्रिएट करना है उसका डिसीजन आपको लेना है। तो शेड्यूलर डिसीजन लेगा कि उसको कौन सी नोड में डिप्लॉय करना है, कुछ भी हो, चाहे पॉड हो या एक्सवाईजेड हो। तो शेड्यूलर किस बेस पे डिसाइड करता है कि उसको किस नोड में डालना है? शेड्यूलर देखेगा कि कौन सा नोड खाली पड़ा हुआ है, किस नोड में लोड कम है, क्या वो कैपेबल है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए। वो अपने इंटेलिजेंसी बेस पे डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेके वापस एपीआई सर्वर को इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने डिसीजन लिया है कि उसे नोड 2 में डिप्लॉय करना है। तो एपीआई सर्वर को बता देगा कि मैंने डिसीजन ले लिया नोड 2 में। तो अब एपीआई सर्वर क्या बोलेगा? कंट्रोलर को देगा, और कंट्रोलर को बोलेगा जाओ आप इसे शेड्यूल करके आओ, मतलब क्रिएट करके आओ, और बाद में उसे कंट्रोल भी आपको करना है। तो ये कंट्रोलर का काम है कि जाएगा, उसे क्रिएट करेगा, और बाद में उसको फर्दर कंट्रोल भी करेगा उसे। मतलब कंट्रोल मींस रन करने के बाद, क्रिएट करने के बाद में उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें हैंडल करें, राइट। देन उसके बाद कंट्रोलर एपीआई को बता देगा कि मैंने वहां पर डिप्लॉय कर दिया। अब बात आती है उसकी नेटवर्किंग की, उसकी राउटिंग की, उसकी कनेक्टिविटी की। तो क्यू प्रॉक्सी उसकी राउटिंग, उसकी कनेक्टिविटी हैंडल करता है। बस अब राउटिंग कनेक्टिविटी जब हो गई तो सब कुछ परफेक्ट हो गया। तो ये जो मैंने आपके सामने 5 कंपोनेंट्स रखे ना, वो इस तरीके से काम करते हैं। और कोई भी कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सारे कंपोनेंट्स बात करते हैं एपीआई के थ्रू होके, कोई भी डायरेक्ट बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि शेड्यूलर शेड्यूल करके एपीआई को, क्यू प्रॉक्सी को बता दे। ऐसा कभी नहीं होगा कि डेटाबेस राइट करके उसने शेड्यूलर को दे दिया, और शेड्यूलर ने डिसीजन लेके कंट्रोलर को बता दिया, कंट्रोलर ने काम करके क्यू प्रॉक्सी को बता दिया। ऐसा नहीं होता सर। एपीआई मतलब हर कोई अपना काम करके एपीआई को इन्फॉर्म करेगा, एपीआई आगे। क्यों? क्योंकि यूजर का जो कम्युनिकेशन है, यूजर मतलब मैं, आप मान लो आप अपने लैपटॉप में बैठे हो, ठीक है, आप अपने लैपटॉप से ही ऑर्डर दिया करोगे, आपने अपने लैपटॉप से ही बैठ के कमांड मारोगे ना, आप अपने लैपटॉप से ही बोलोगे ना कि भाई मेरे एक काम करो, kubectl रन टेस्ट नाम का एक पॉड बना दो, हाइफन इमेज इक्वल टू nginx। आप यही करोगे, नहीं करोगे? आप तो यही इतना ही जानोगे ना। तो कहां जाएगी रिक्वेस्ट? एपीआई के पास। एपीआई सब कुछ तैयार करके एपीआई आपको बताएगा। आप किसी डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, आप किसी कंट्रोलर से डायरेक्ट बात नहीं करोगे, आप किसी शेड्यूलर से डायरेक्ट बात नहीं करोगे, आप डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करोगे। ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स एपीआई के थ्रू
होके बात करते हैं, और आप भी एपीआई के थ्रू ही होके अपना काम करते हो। यहाँ तक क्लियर है? करेक्ट। सो क्लस्टर में जो जो मेन हुआ, वो लीडर जो हुआ उसे मास्टर बोलेंगे, और बाकी दो जो है वो वर्कर बोलेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये दीज कंसेप्ट्स वेरी फ्रीक्वेंटली आई एम लिसनिंग, जब भी बोलते हैं अरे मास्टर में है, मास्टर इंफ्रा नोड अलग है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे अभी क्लियर होता जाएगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। हम्म, अब पिक्चर में ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कि एक आपके पास लीडर है, अगर ये लीडर नोड डाउन हो जाता है तो फिर हम्म, कौन हैंडल करेगा? तो आप दो दो लीडर नोड बना लो, ओके। दो दो लीडर आप बना लो, उन ऊपर आप एक लोड बैलेंसर लगा लो, एक लीडर एक्टिव में एक पैसिव में है। इस लीडर के साथ आपका अभी काम चल रहा है, ये लीडर कभी डाउन होता है, हार्डवेयर इशू है, कुछ भी हो सकता है, तो दूसरा लीडर आपका हैंडल करना स्टार्ट कर देगा। तो क्यूबरनेटिस में काम करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था? ये क्लस्टर तैयार करना पड़ता है पूरा का पूरा। हम्म, हम्म, अब इसमें बेसिक बेसिक थोड़े बहुत टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं क्यूबरनेटिस के अंदर और ओपन शिफ्ट के अंदर डॉकर की बात करें तो 5% से 10% तक नॉलेज रिक्वायर होता है, बस हो गया, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए था। बस आपको थोड़ा सा आ, बेसिक लेवल। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये डॉकर का नॉलेज बोल रहे हो, 5 से 10% होना चाहिए पाँच बोल से रहे हो? दस परसेंट होना चाहिए। 5 से 10% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जो एक्चुअल में जो आपकी एप्लीकेशन जो जाके रन होती है ना, वो डॉकर के ऊपर ही होती है। डॉकर के अंदर जो कंटेनर होता है उसी के अंदर जाके रन होती है। ठीक है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं अगर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करने जाता हूँ, मानता हूँ कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन लास्ट में जो जाएगा ना, वो पॉड के अंदर भी एक कंटेनर के अंदर जाकर मेरी एप्लीकेशन चल रही होगी। समझ में आया, समझ में तो आया। इसीलिए कहा जाता है कि क्यूबरनेटिस को स्टार्ट करें तो एटलीस्ट 5 से 10% आप डॉकर की नॉलेज को थोड़ा सा रखें। सही है, सही है। समझ आ गई मेरी आते में? तो बराबर, बराबर। हाँ, तो हम ऐसा करेंगे कि एक दो तीन सेशन डॉकर की करेंगे, देन उसके बाद फिर अपने कुबरनेटिस के वापस पिक्चर में आएंगे। ठीक है, डन 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 ठीक है। तो डन। कल हमारा जो सेशन होगा वो पहले डॉकर का होगा, एटलीस्ट डॉकर देखेंगे, फिर हम अपने ठीक है, पिक्चर में आएंगे, क्योंकि एकदम से कुबरनेटिस में आ जाएंगे फिर वो पॉड के अंदर जो कंटेनर क्या है वो पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंड ऑफ हमारी ट्रैफिक तो कंटेनर में ही पहुंचनी है, एंड ऑफ। नहीं नहीं, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अभी का सेशन जो था वो एक होल समरी में बोला जाए तो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। डेफिनेशन में देखा था कि कुबरनेटिस मैनेज क्रिएटेड फॉर कंट्रोलिंग दी कंटेनर्स। अभी पूरा डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया कि भाई डॉकर कंटेनर क्रिएट करने के लिए होता है, बट उन कंटेनर्स को कंट्रोल करने के लिए जो है कुबरनेटिस होता है। कुबरनेटिस को इंस्टॉल, कुबरनेटिस के जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है क्या मन, ये 5 कंपोनेंट, सॉरी, ये जो सॉफ्टवेयर जो बोले हैं, नहीं, क्या नाम है, क्लस्टर बनाने के क्यूबिडिटी, लिए। हाँ, क्यूबिडिटी। कुबरनेटिस, हाँ, ये सारा जो है ये बना के आपको एक पैकेज बनाएगा। उसके बाद जाके आपके बाकी कंसेप्ट पीछे शुरू होने लग जाएंगे धीरे धीरे, बट ओवरऑल इस तरह से सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का जो मार्केट में चल रहा है वो इस तरह से वर्चुअलाइजेशन चल रही है बिल्कुल सॉफ्टवेयर की। सो बिल्कुल। अभी मुझे अच्छा क्लियर हो गया कि भाई कभी बोले अरे कुबरनेटिस डॉकर क्या है, कुबरनेटिस क्या है, अरे ये बाकी कंसेप्ट क्या है, तो ये दिस इज ओवरऑल पिक्चर। गुड गुड, समझ में आ गया, थोड़ा समझ में आ बिल्कुल। गया। या। फिर अभी देखेंगे, फिर डीप डाइव हाँ करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल। या, तो या, हम अपने 2-3 क्लासेस डॉकर की करेंगे, फिर हम वापस अपने फिर हम कुबरनेटिस का इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम क्लस्टर सेटअप पे आएंगे अपना, और ये इंस्टॉल करके क्लस्टर बनाएंगे, और आगे अपने रिसोर्सेज को पढ़ेंगे कि अंदर फिर लोड बैलेंसर कैसे तैयार करते हैं, ऑटो स्केलिंग कैसे तैयार करते हैं, इनका अपना स्टोरेज कैसे, इनका अपना नेटवर्किंग कैसे, इनका अपना राउटिंग कैसे, ये अपना कैसे पॉड में नेटवर्क शेयर करते हैं, पॉड में कैसे ट्रैफिक अलाउ करते हैं, ये सारी चीजें फिर हम लोग देखेंगे। मतलब इनसाइड पूरा का पूरा क्लाउड बनाएंगे पूरा। डन डन डन, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। एंड आई थिंक इट्स द सेम ओपन शिफ्ट भी वही, ये आ गया तो वो समझ में इजीली आ जाएगा, हाँ, उसको दिक्कत ओपन नहीं है, शिफ्ट सारे में से। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब ओपन शिफ्ट में ये होता है कि बहुत सी चीजें वो लोग खुद आप तैयार करके रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि आपको क्लस्टर बनाना नहीं आता ना, आप टेंशन मत लो, मैंने सर्टन बंडल एक पैकेज बना दिया, इसको रन कर दो, अपने आप हो जाए। वो ये कह रहे हैं। ओके,
ओके ओके। और ये आप मतलब हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, लाइक मुझे वीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर क्या, मतलब लाइक आप क्लाउड पे बनाएंगे, कैसे चलेगा वो हम प्रैक्टिकल लोग वाला लैब? क्लाउड पे बनाएंगे अपने वीएम बना चलो ठीक है, तो के। मुझे भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर कुछ? एडब्ल्यूएस में आप अकाउंट क्रिएट कर लें। अच्छा, मैंने किया था, पता नहीं अभी। और ठीक है, ये अभी आप इस 2-3 सेशन डॉकर के बोल दिया, इसके अलावा मुझे और क्वेश्चन है, आफ्टर में पूछूंगा, ये जब आपका सेशन रिकॉर्ड बंद हो जाएगा। हम्म। मैं बंद करूँ रिकॉर्डिंग? बस हो गया क्या, कंप्लीट हो गया, सेशन नहीं इज नहीं, डन आप करेक्ट? क्वेश्चन बोलो आप क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो सही जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि और किस टाइप की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, लाइक ये तो मेरे को लगता है कि आई विल बी ओके विद जो कम्युनिटीज, और ये ट्रेनिंग तो मेरा सेट हो जाएगा। बट अभी और जो और डिमांडिंग जो है, वो कौन कौन सी ट्रेनिंग करवाते हैं आप, लाइक? और डिमांडिंग ट्रेनिंग जस्ट लाइक, अब देखो क्या होता है कि कंपनी ने बोला कि यार ये पूरा का पूरा जो क्लस्टर है मेरा, ये हाँ AWS हाँ में है, ठीक है। तो AWS इंफ्रा का पूरा ट्रेनिंग हम कराते हैं, लाइक सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड प्रोफेशनल लेवल का। कई हाँ कंपनी कहती है कि मेरा जो 3 नोड है, अभी तो 3 है, कल तो 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, तो वो मेरा नोड गूगल क्लाउड में है, तो गूगल क्लाउड का इंफ्रा वी की ट्रेनिंग कराते हैं। और एजोर में तो एजोर की कराते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट के लिए एंसिबल्स हो गए। फिर लिनक्स प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, गिट जेनकिंस की कराते हैं, एजोर डेवऑप्स की नंबर ऑफ कराते हैं, ओके ओके। की कराते हैं। सो आपका बैकग्राउंड नेटवर्क था, तो नेटवर्क था ना, योर बैकग्राउंड वाज नेटवर्क, हाँ, मेरा और जो इनिशियल बैकग्राउंड था वो नेटवर्क था, और नेटवर्क के बाद मैं धीरे धीरे फिर अपने आप को आगे लेके गया। बट नेटवर्क में मेरे को मैंने काम किया था नेटवर्क में 2013-14 में काम किया था। मैंने भी वहां पे फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप किया था टीम के साथ। बहुत हाँ बड़ा ओके डेटा ओके। सेंटर था, तो वहां से मैंने सारी चीजें, पहले तो मैंने पढ़ाई की नेटवर्किंग की, देन उसके बाद वहां पे सारी चीजें मैंने रियल लाइफ में देखी कि नेटवर्किंग कैसे काम करता है, फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, आपके VLAN, ये सारी चीजें देखा मैंने, तो एक रियलाइज हुई। देन उसके बाद सही है सर। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो फिर मुझे नेटवर्किंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सारी चीजें मैं कोरिलेट करता गया आगे, और अभी करेक्ट के करेक्ट साथ भी चीजें कोरिलेट हो रही। करेक्ट। मेरा मेरा मेरे को एक जो ये होने के बाद मेरे को जो ट्रबल कर रहा है वो है, मुझे ऑटोमेशन में बहुत फेलियर है मेरा, लाइक जीरो नॉलेज, कोई ऑटोमेशन इज दिक्कत नहीं, जीरो। हम वो भी आपका तैयार करा देंगे। अच्छा, ऐसा क्या? हम्म, लाइक पाइथन वाइथन मुझे बिल्कुल जीरो आता, लाइक उसका टेंशन मत मुझे। लो, वो भी हो जाएगा। अच्छा, फिर हम्म, तो ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो मैं, इट्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग कंसेप्ट में ही आ जाएगा ना वो, लाइक पाइथन, मतलब ऑटोमेशन में बाद में जब आ करेंगे। जाएगा। अभी आप चलो कोई ठीक। भी आगे पढ़ेंगे सब नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करेगा। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, थैंक्स। अच्छा, आई थिंक आई गॉट द करेक्ट इंस्टीट्यूट, मुझे जो फ्लो जाना है। मेरे ख्याल से आप SD वैन की तैयारी तो नहीं करवाते ना, SD वैन और ऑल दो स्टफ? SD-WAN की आपका नहीं। फ्रेंड है, आई थिंक आपका फ्रेंड है मेरे ख्याल से, आपका नेटवर्किंग कोई, नॉर्मली यू गिव द डिस्काउंट फ्रॉम दैट पर्सन, करेक्ट? वो जो CCNA CCNP का कौन जो कौन? देता है कभी। नहीं नहीं, मैंने देखा आपके वीडियोस में, यू अच्छा हैव अच्छा, ऑफर्ड। वो मेरा जो फ्रेंड है, जो वीडियो आपने देखा, वो मेरा फ्रेंड अभी नेटवर्किंग में काम कर रहा है, वो उसको हाँ कराता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आप हाँ, सीन वो वीडियो में देखा है कि आप जब बोलते हैं ना कि ये डिस्काउंट चल रहा है, ट्रेनिंग लेना है तो नेटवर्किंग का, बिफोर कमिंग टू दिस ये नॉलेज बेसिक हो जाए, तो वो SD वैन भी कराता है क्या? बिल्कुल कराता है वो मेरा फ्रेंड, और मैं साथ में ही नेटवर्किंग में ज्वाइन किया था, बट वो अभी भी हाँ, नेटवर्किंग में कंटिन्यू कर रहा है। मैं वो नेटवर्किंग ट्रेडिशनल छोड़ में के है। इधर आ गया। नहीं, मैं आई वांटेड टू गो अराउंड ऑल, लाइक सिक्योरिटी, फिर ये भी पॉइंट, अब क्योंकि मेरा डिमांड थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो दैट्स अ रीजन मुझे थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है सर। वेरी नाइस सेशन था, मैं सोच रहा हूँ कि ये इसी तरह चलता रहेगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो अगर आपको SDN की करना है तो मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लूंगा, वो करा देगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें SD वैन का क्या है हाँ, करके, SD-WAN। ठीक है। ठीक है सर, एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय एंड? आई एम क्लियर ऑन ऑल ये दीस हाँ, ये इंसाइट्स। रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपके क्लासेस की हर रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं थैंक हम यू लोग थैंक यू कल। बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक बाय, यू। थैंक यू श्रीका, थैंक यू संजय।